वेलकम बैक टू द चैनल फ्रेंड्स। आज मैं इस वीडियो के अंदर सैलरी के बारे में बात करूंगा कि कौन से ऐसे 7 स्टेप्स हैं जिनको लेकर मैंने अपनी लाइफ के अंदर ट्रांसफॉर्मेशनल चेंज देखा है, और वही चीज़ मैं आज आपको अपनी इस वीडियो में बताऊंगा। और दूसरी बात यह कि जो सैलरी इटसेल्फ है उसके बारे में नसीम तालिब ने बहुत ज़बरदस्त बात की है कि उनका एक कोट है कि जिसके अंदर वो कहते हैं कि जो 3 मेजर एडिक्शंस हैं दुनिया में, उसमें पहले नंबर पे आती है हेरोइन। यानी कि गॉड फॉरबिड किसी को ड्रग एडिक्ट हो जाता है कोई, तो हेरोइन सबसे पहले नंबर पर है। दूसरे नंबर पे कार्बोहाइड्रेट्स, जिसका थोड़ा बहुत अभी भी मैं शिकार हूँ और थोड़ा सा एडिक्ट हूँ कार्बोहाइड्रेट्स का, चाहे वो स्वीट हो जाए चाहे वो और किस्म का कार्बोहाइड्रेट हो जाए, तो वो एक बड़ी एडिक्शन है। और तीसरी मेजर एडिक्शन सैलरी है, और ये सैलरी की एडिक्शन तो मैंने बहुत सारे लोगों में देखी है। मेरे एक फ्रेंड थे, वो किसी ज़माने में कहते थे कि जब वो सैलरी का दिन आता था और उनकी एसएमएस आती थी कि भाई सैलरी आ गई, तो कहते थे कि दिल को करार और रूह को चैन, ऐसी कुछ कहते थे वो। सो इट इज़ वेरी एडिक्टिव। जो एक बंदा सैलरी के पीछे लग जाता है वो बहुत बुरी तरह से एडिक्ट हो जाता है। मैं उसी एक साइकिल के अंदर था, थोड़ा-थोड़ा मैं करके ट्राई कर रहा था कि अपने आप को दूर करूँ, बट जब से मैंने ये 7 स्टेप्स जो मैं आपको बताऊँगा आज, उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करना शुरू किया, तो ऑटोमैटिकली मैं सैलरी की जो विशियस साइकिल है कि मुझे हर महीने के एंड के ऊपर मुझे वो चाहिए होती है, वो चीज़, वो ड्रग चाहिए होती है, उससे मैं, अल्लाह का शुक्र है कि अब मैं उससे दूर जा चुका हूँ। ऑल्दो कि मैं अभी भी जॉब करता हूँ, बट एटलीस्ट वो विशियस साइकिल था ना, मैं उससे निकल चुका हूँ। सो आज हम उन्हीं चीज़ों पे बात करेंगे। और क्यों बात करेंगे? क्योंकि जब भी आप सिस्टम बनाते हैं तो उसमें उसको इम्प्लीमेंट करना, उसको फॉलो करना बहुत आसान हो जाता है। अब इसकी एग्जांपल ले लें, अगर आप ऑफिस जाते हैं सुबह के टाइम पर, अगर आपने सुबह डिसाइड किया है कि कौन से कपड़े पहन के जाना है, तो आपको वो हैंग हुए हुए कपड़े होंगे और आप निकालेंगे, पहनेंगे और चले जाएंगे, वरना आप डिसीजन फटीग में आ जाएंगे। उसमें आपको नहीं पता होगा कि कौन से पहनने हैं, लेट्स से उनको आयरन करना है, ये सारी चीज़ें आपको नहीं सोचनी पड़ेंगी अगर आपने रात में ये प्लान करके सोच सोच लिया और सुबह आप उसको इम्प्लीमेंट कर देंगे। इसी तरह से अगर आप दुबई में ट्रैफिक बहुत ज़्यादा होता है, आई एम हियर इन दुबई, तो मैं देखता हूँ कि किस तरह से लोग स्ट्रगल कर रहे होते हैं ट्रैफिक के अंदर। तो अगर आपको पता भी है कि कौन सा रास्ता है, आपको पिछले 5 साल से आप एक ही रास्ते में जा रहे हैं, बट स्टिल यू वांट टू नो बिफोर यू लीव कि गूगल मैप पे देख लेंगे ट्रैफिक की क्या सिचुएशन है। तो इट इज़ इम्पोर्टेंट कि जब भी आप इस तरह की चीज़ करते हैं, तो आपके, जब लेट्स से आप ट्रैफिक में जा रहे होते हैं, तो आपको पैसे भी बचते हैं आपके, क्योंकि फ्यूल उसमें कम खर्च होगा, एंड आपके उसके अंदर टाइम भी बचता है, एंड टाइम इज़ मनी। आपके जो सिस्टम्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बनने चाहिए। तो सैलरी जब भी आपकी आती है, तो मेरे पास 7 सिस्टम्स या 7 स्टेप्स हैं उस सिस्टम के, जिसको मैंने इम्प्लीमेंट किया है, और मैं सबको रिकमेंड भी करता हूँ कि उन सिस्टम्स के ऊपर आप चलें। 1 साल, 2 साल, 3 साल के बाद आप ऑटोमैटिकली उस साइकिल से निकल जाएँगे, बट इट टेक्स टाइम। सो अगर आप टाइम दे सकते हैं, इन 7 सिस्टम्स पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, इनको अपनी लाइफ के अंदर डाल सकते हैं, सो बी माय गेस्ट एंड पूरी ध्यान से इस वीडियो को देखें। विदाउट फर्दर डू, लेट्स बिगिन। सबसे पहले इमरजेंसी फंड। इस चीज़ को मैं कहते-कहते थक गया हूँ, और रिसेंटली कुछ ऐसे इंसिडेंट्स हुए थे, उनके अंदर मैंने देखा कि लोगों को कितना उन्होंने मिस किया इस इमरजेंसी फंड को। लोग कहते हैं कि भाई हम क्यों इमरजेंसी फंड रखें, इसमें पैसे ज़ाया हो रहे होते हैं, हम कहीं इन्वेस्ट कर देते हैं इन पैसों को। वो बेसिकली इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, वो आपकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होती है। जब आपके पास एक्चुअल में ज़रूरत पड़ती है इमरजेंसी के अंदर किसी पैसों की, फिर आपको पता चलता है कि ये इमरजेंसी फंड आपका डिग्निटी फंड बन जाता है। इस पे मैंने एक इंग्लिश चैनल के ऊपर वीडियो भी बनाई थी, क्योंकि मैं अब इमरजेंसी फंड को डिग्निटी फंड कहने लगा हूँ। डिग्निटी फंड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको किसी के सामने पैसे के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा, आपको कोई इस तरह का काम नहीं करना पड़ेगा जिससे बाद में आपको शर्मिंदगी हो। वैसे तो बुरा वक्त किसी के ऊपर भी आ सकता है, बट स्टिल इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आपके पास 6 महीने का एटलीस्ट, वरना आई वुड रिकमेंड कि 1 साल का इमरजेंसी फंड मौजूद हो। अब ये कहाँ पर हो? ये आपका बेसिकली, अगर आप यूएई के अंदर हैं तो आप नेशनल बॉन्ड में रख सकते हैं, आप वियो बैंक के अंदर रख सकते हैं, आप अपने नॉर्मल बैंक अकाउंट्स के अंदर रख सकते हैं, शरिया कंप्लायंट बैंक अकाउंट्स भी मिलते हैं आपको, और ऑफ कोर्स कन्वेंशनल अकाउंट्स भी मिलते हैं। इसके अलावा आप अगर पाकिस्तान में पैसे रखना चाहते हैं, तो रोशन रियल अकाउंट एक्सपैट्स के लिए बहुत अच्छा अकाउंट है, उसके अंदर रख सकते हैं। थोड़ा-सा उसमें टाइम डिले आएगा अगर आप उसको रिट्रीव करना चाहते हैं। सो इमरजेंसी फंड का कुछ पोर्शन ऐसी जगह होना चाहिए जो कि इंस्टेंटली एक्सेसिबल हो, कुछ पोर्शन ऐसा होना चाहिए जो कि लेट्स से मैक्सिमम 1 हफ्ते के अंदर एक्सेसिबल हो जाए, बट कंप्लीटली लिक्विड हो। किसी भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट में ना डालें जो कि किसी भी दिन लेट्स से उसका पैसे एकदम से नीचे चले गए, पता चला कि आपने इमरजेंसी फंड डाला हुआ है, स्टॉक मार्केट के अंदर डाला हुआ है, और स्टॉक मार्केट एकदम से 20% डाउन चली जाती है ओवर द पीरियड ऑफ 1 टू 3 वीक्स, एंड देन उस वक़्त आपको ज़रूरत पड़ती है और आप वो पैसे निकालते हैं, और 20% नुकसान के ऊपर आपको वो पैसे मिलते हैं। नॉट ओनली दैट कि वो लिक्विड हो, बट वो बहुत सेफ एसेट भी होना, सेफ इंस्ट्रूमेंट भी होना चाहिए, जहाँ पर भी आप इमरजेंसी फंड अपना इन्वेस्ट कर रहे हैं। एंड दिस लुक्स वेरी सिंपल, बट आई हैव सीन most of the people are ignoring this. सो
मैं इसको क्रिमिनल इग्नोरेंस कहूँगा अगर आप इसको इग्नोर कर रहे हैं। मैं कहूँगा एटलीस्ट 6% टू 12 मंथ्स का अगर आप एक्सपैट हैं दुबई के अंदर। वैसे तो अगर आप किसी ऐसे मुल्क के अंदर हैं जो आपका अपना मुल्क है, लेट्स से पाकिस्तान में आप हैं, इंडिया में आप हैं, आप लेट्स से इमिग्रेंट हैं, बाहर कनाडा में हैं, यूके में कहीं भी हैं, उस केस में 3 मंथ्स वर्थ ऑफ इमरजेंसी फंड इज़ फाइन। और इमरजेंसी फंड होना क्या चाहिए, वो बेसिकली आपकी जो भी एक्सपेंसेस हैं मंथ के, वो आपके पास होने चाहिए पर मंथ एक्सपेंस की बेसिस के ऊपर मल्टीप्लाई बाय आइदर 6 मंथ्स और 12 मंथ्स, ये आपका होना चाहिए। बट अगर आप यूएई में हैं, जीसीसी कंट्रीज़ में हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगा एटलीस्ट 6 मंथ्स टू 12 मंथ्स का इमरजेंसी फंड आपके हाथ में हर वक्त होना चाहिए। उसके बाद आता है आपकी जो भी लोन्स हैं या डेट्स हैं, यू हैव टू क्लियर देम ऑफ। हाई इंटरेस्ट डेट्स शुड बी क्लियर्ड ऑफ कंप्लीटली। हाई इंटरेस्ट डेट्स का मतलब ये है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं इंटरेस्ट की फॉर्म के अंदर, अगर वो कहीं ज़्यादा आ रहे हैं, तो उन डेट्स को पहले जाना चाहिए, जिसमें क्रेडिट कार्ड्स जो है वो सबसे पहले नंबर पे आता है। मैंने इस तरह के लोगों को भी देखा है जो जिनको नहीं पता होता है कि किस लोन को पहले टारगेट करना है या लोन को टारगेट करना भी है कि नहीं करना है, क्योंकि कुछ लोन्स ऐसे होते हैं जिनको आपको चलने देना है। अब जैसे मेरे एक दोस्त थे, वो मुझसे कुछ दिन पहले पूछते हैं कि यार मेरे पास पैसे आ गए, अब मैं ये जो मेरी दोनों गाड़ियाँ ना, मुझे ज़हर लग रही हैं कि ये 2 गाड़ियाँ मेरे पास इस तरह से हैं कि इनके ऊपर मुझको हर महीने की ईएमआईज़ करनी है। मैंने कहा आप कितना टाइम रह गया है? तो मुझे बताते हैं कि दोनों गाड़ियों पे ऑलमोस्ट 1.5 साल का टाइम रह गया है और आई जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ देम। आई सेड सी, अगर आप रैशनल थिंकिंग पे जाएँगे तो आंसर कुछ होगा, अगर आप इमोशनली कोई डिसीजन लेना चाहेंगे तो उसका आंसर डिफरेंट होगा। तो इमोशनली डिसीजन जो आप लेना चाह रहे हैं, वो आप ये चाह रहे हैं कि आपके पास जो पैसे आ गए हैं, यू जस्ट वांट टू गेट रिड ऑफ डेट, व्हिच इज़ फाइन। अगर आप करना चाहते हैं तो कर लें, बट मैथमेटिकल अगर जाएँगे तो 1.5 साल की जो इंस्टॉलमेंट रह गई है गाड़ियों पे, अगर आप उसको फुल टाइम फुल पे भी करेंगे तो मेरा नहीं ख्याल कि हार्डली कोई आपको बैंक कुछ इसमें बेनिफिट दे रहा होगा। तो आपको ऑलमोस्ट उतने ही पैसे देने पड़ेंगे जितना 1.5 साल के अंदर आपको देने हैं। तो उस लोन को उसको पे ऑफ करने का कोई फ़ायदा नहीं है। अगेन इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन, बट एक रैशनल थिंकिंग के हिसाब से उस लोन को पे ऑफ करने का फ़ायदा नहीं है। इसी तरह से क्रेडिट कार्ड के ऊपर बहुत सारे लोगों ने लोन लिया हुआ होता है या उसकी ईएमआईज़ चल रही होती हैं, एंड दे डोंट रियलाइज़ कि आप जो नॉर्मल क्रेडिट कार्ड होता है उसका जो इंटरेस्ट रेट होता है वो समवेयर बिटवीन 40-45%, समटाइम्स इवन गोज़ टू 50%। इतना महँगा क्रेडिट कार्ड का जो इंटरेस्ट रेट होता है एनुअल बेसिस के ऊपर, जो आपको मंथली चार्ज कर रहे होते हैं वो। जबकि आप अगर किसी जगह पे नॉर्मल फिक्स इनकम में इन्वेस्ट करना जाएँगे तो आपको हार्डली 5-6% का प्रॉफिट मिल रहा होगा। सो क्रेडिट कार्ड तो बिल्कुल नो-नो है, आप हर सूरत में इसको कैंसल करें, इसके डेट को ख़त्म करें और कुछ भी करके इसको ख़त्म करें, क्योंकि क्रेडिट कार्ड के जो एक्सपेंसेस होते हैं वो बहुत ज़्यादा होते हैं। सो मेक श्योर कि अपना जो हाई इंटरेस्ट का डेट है वो ख़त्म करें। लो इंटरेस्ट का डेट क्या हो सकता है? हो सकता है कार का डेट आपका लो इंटरेस्ट का हो सकता है मॉर्गेज आपकी लो इंटरेस्ट हो सकता है कोई पर्सनल लोन आपने लिया हो वो लो इंटरेस्ट हो, बट रिमेनिंग लाइक क्रेडिट कार्ड का जो होता है या पर्सनल लोन के जो हाई इंटरेस्ट डेट्स होते हैं वो एक्सपेंसिव हो सकते हैं। इसी तरह से कुछ बैंक्स ऐसे होते हैं जो आपको बहुत एक्सपेंसिव डेट्स दे रहे होते हैं या जो उन्होंने आपको क्रेडिट दिया होता है, और उनकी अगर आप पे ऑफ की पॉलिसी भी देखेंगे तो वो भी बड़ी ऐसी होती है कि वो बैंक को फेवर कर रही होती है। सो इट ऑल डिपेंड्स ऑन योर सिचुएशन, बट आई वुड रिकमेंड टू पे ऑफ हाई इंटरेस्ट डेट्स जैसे ही आपकी सैलरी आती है, क्योंकि सैलरी आते ही आपके पास बहुत सारे एक्सपेंसेस आएँगे, बट आपकी प्रायोरिटी होनी चाहिए कि जो हाई इंटरेस्ट डेट है वो ख़त्म करें। नेक्स्ट पार्ट आता है कि आपके जो एक्सपेंसेस हैं नेक्स्ट 2 टू 3 ईयर्स के अंदर, वो किस तरह से फंड होने हैं और उनका आपको क्या करना है आपकी सैलरी के थ्रू। लेट्स से अगर कोई है यूएई में रहते हैं कोई और आपको घर बनाना है, या लेट्स से आपके बच्चों की आगे एजुकेशन आ रही है, तो उनको आपको अगले 2-3 साल के अंदर अगर कुछ इस तरह से हो रहा है तो आपको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के अंदर नहीं जाना चाहिए। आपको इसको भी एज़ एन इमरजेंसी फंड को ही की तरह ही ट्रीट करना चाहिए और स्लाइटली हायर देन रेगुलर इन्वेस्टमेंट्स की अगर तरफ जाना चाहते हैं। अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा इसके अंदर रिस्कियर एसेट्स के अंदर नहीं इन्वेस्ट करना चाहिए। अगर आपके कोई मेजर एक्सपेंसेस आने वाले हैं 2 से 3 साल के अंदर, जिसमें एज़ आई सेड बहुत सारी और चीज़ें आ सकती हैं, जिसमें जो एक्सपेंसेस की एग्ज़ाम्पल मैंने दी, चाहे आपको घर बनाना हो, उसकी डाउन पेमेंट कलेक्ट करनी हो, या लेट्स से बच्चों की एजुकेशन के लिए हो, या कोई वेडिंग आने वाली हो आपकी फैमिली के अंदर, या कोई और चीज़ ऐसी जो कि 2 टू 3 इयर्स की टाइम होराइज़न के अंदर आ रहा है, तो उसको भी मेजर जो इन्वेस्टमेंट कैटेगरीज़ हैं उसके अंदर ना डालें। इसी तरह से जो आपकी नीड्स हैं, अब नीड्स की जो बास्केट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। नीड्स की बास्केट जो है वो आपकी एट मैक्स 50% पे जाना चाहिए, जो भी आपकी टोटल इनकम है। यही बात है कि ये जो 50%, 20%, 30% के रूल्स होते हैं, ये हर बंदे के लिए अलग-अलग हो जाते हैं। ये इतने ईज़ी नहीं होते फॉलो करना, बट मेरे ख्याल से मिनिमम आपको 50% से मैक्सिमम 50% से ऊपर नहीं जाना चाहिए अपने नीड्स के लिए। अब नीड्स क्या चीज़ें हो सकती हैं? नीड्स के अंदर आपका रेंट है घर का, या आपकी मॉर्गेज पेमेंट है घर की। इसी तरह से स्कूलिंग हो गई बच्चों की, इसी तरह से ग्रोसरी हो गई, इंश्योरेंस हो गई, ट्रांसपोर्टेशन हो गई, इस तरह की जो कॉस्ट हो गई, ये फिक्स एक्सपेंसेस कहलाते हैं। इन फिक्स एक्सपेंसेस का मतलब ये है कि आपको हर सूरत में ये देने ही देने हैं। कुछ भी हो जाए आपको ये पैसे देने ही पड़ेंगे। आप अपनी घर की मॉर्गेज या रेंट स्किप नहीं कर सकते, आप अपने बच्चों की स्कूल की फीस स्किप नहीं कर सकते, अपनी ग्रोसरी स्किप नहीं कर सकते, अपनी इंश्योरेंस चाहे वो कार की
हो, चाहे मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस हो, वो स्किप नहीं कर सकते। ट्रांसपोर्टेशन को स्किप नहीं कर सकते, आपको जाना ही है। सो दीज आर फिक्स एक्सपेंसेस जो कि आपकी इनकम से लेस देन 50%, आपकी हाउस होल्ड इनकम से 50% कम होना चाहिए। अगर किसी की ये ऊपर जा रही है तो दो चीज़ें हो सकती हैं। एक तो ये कि आपका हो सकता है इनकम प्रॉब्लम हो, यानी कि आपकी इनकम इतनी कम है कि उसको आप डील नहीं कर पा रहे हैं और वो आपकी 50% से ऊपर जा रही है, या फिर आप वाकई बहुत एक्स्ट्रावेगेंट खर्च कर रहे हैं, यानी कि रेंट आपका बहुत ज़्यादा जा रहा है, आपकी औकात से बाहर है आपका घर, आपकी औकात से बाहर आपने गाड़ी ली हुई है, आपने बच्चों को स्कूलिंग इतनी महंगी करवाई हुई है जिसकी कोई ज़रूरत नहीं थी इतने एक्सपेंसिव स्कूल्स में भेजने की, आपकी ग्रोसरी एक्सपेंसिव आ रही है, आपने इंश्योरेंस के लिए जो जो कोटेशन लिए हैं वो एक्सपेंसिव हैं, आपको उसको कट डाउन कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप कट डाउन कर सकते हैं, बट कट डाउन करने के बाद भी ये फिक्स एक्सपेंसेस हैं। इसमें ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई चीज़ स्किप कर सकें। सो आपको इनको कम से कम रखना चाहिए, जो फिक्स एक्सपेंसेस हैं उनको कम से कम रखना चाहिए और अपनी इनकम को बढ़ाने की बात करनी चाहिए। और इनकम को बढ़ाने की बात मैं लास्ट पॉइंट में करूँगा। नंबर 5th पॉइंट के ऊपर आपकी जो वांट्स हैं उसका नंबर आता है। वांट्स के ऊपर मुझे को याद आया, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ। सो दिस वाज़ एलवी का जो वॉलेट है, मुझको किसी ने गिफ्ट किया है और ये 6 महीने हो गए हैं मेरे पास ऐसे ही रखा हुआ है। ये मैंने अभी तक सिर्फ खोल के देखा था, बच्चों ने भी खोल के देखा था। दे वर आस्किंग कि आप यूज़ नहीं कर रहे हैं? मैंने कहा मेरे लिए इसकी ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि मुझे ये कोई ख़ास पसंद नहीं आ रहा था और मेरे लिए कोई ब्रांड्स इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। सो मैं नीड्स की जब बात कर रहा था, नीड्स एक अलग चीज़ होती है, वांट्स के अंदर आपको देखना चाहिए। अब ये वॉलेट है, आई डोंट नो कि कितने का होगा। अगर आपको पता है कि ये वॉलेट कितने का, तो मुझे ज़रूर बताइएगा, क्योंकि मुझे अभी तक नहीं पता कि इसकी प्राइस क्या है। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ वॉलेट। ओरिजिनल है ऑफ कोर्स। शायद अच्छा भी हो, मुझे एज़ सच जो मेरा अपना करंट वॉलेट है मुझे वही सही लग रहा है, उसमें मैंने अपना नाम भी एम्बोस करवाया हुआ है। ये मुझको पाकिस्तान से मैंने लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का वो भी है, ये भी अच्छी क्वालिटी का है, बट स्टिल आई डोंट वांट टू यूज़ दिस फॉर माय ओन रीज़न्स। सो जो नीड्स होती हैं वो एक अलग चीज़ होती है और वांट्स जो हैं वो इस तरह की चीज़ें होती हैं। अब वांट्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आ सकती हैं, ये इस तरह की एक्सपेंस भी आ सकता है। इसके अलावा जो दूसरी चीज़ आती है वो आती है, लेट्स से आपके फ़ोन्स, जो सबसे बड़ा एक्सपेंस बनता है लोगों का, नई गाड़ियाँ, लेट्स से एक्सपेंसिव ग्रोसरीज़, इसके अलावा गोइंग आउट फॉर डिनर। ऑफ कोर्स आपको अच्छा टाइम गुज़ारने के लिए फैमिली के साथ इस तरह के एक्सपेंस करने पड़ते हैं कभी-कभी, बट यू डोंट मेक हैबिट आउट ऑफ इट, और आप अपने खर्चे भी फिर उसी हिसाब से देखते हैं। इसी तरह से ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अगर आप ट्रैवलिंग करना चाह भी रहे हैं तो आप फिर वो महंगी ट्रैवलिंग ना करें, उसके अंदर अपना बजट बनाएँ उसके अंदर। एक बड़ा इंटरेस्टिंग इसमें पार्ट है, वो मैंने एक अपने ऑफ़िस के कोलीग से सीखा, वो लेज़ी एक्सपेंस है। ये बेसिकली वो अपनी वांट्स के अंदर ही लेकर आ रहे हैं। अब उनकी मैंने एग्ज़ाम्पल आपको देता हूँ कि उनका एक दफ़ा पासपोर्ट एक्सपायर हो गया था और उन्होंने उसको नहीं रिन्यू कराया, और उसके बाद उनका वीज़ा भी एक्सपायर हो गया, उसके ऊपर भी उनको फ़ाइन लगे। उसके बाद जाकर उन्होंने कहीं जाकर उसको अपने काम कराया, तो उन्होंने कहा यार ये मेरा लेज़ी एक्सपेंस है। मुझे नहीं टाइम पर उठना, मुझे नहीं टाइम पे जाना, ये सारे काम मैं कभी-कभी जो अपना टाइम होता है मैं उसके हिसाब से करता हूँ। सो ही पेड अ बिग प्राइस फॉर दैट, नॉट ओनली इन टर्म्स ऑफ हिज़ कैश जो उन्होंने स्पेंड किया, बट इसके अलावा भी। लेकिन उनको पता था कि ये वो इस तरह की एक्सपेंस करते हैं और इस तरह की बेवकूफ़ियाँ करते हैं, और बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इंश्योरेंस स्किप कर देते हैं, जो लेट्स से कोई अपनी पेमेंट है, पैसे होने के बावजूद स्किप कर देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, मैं जानता हूँ। सो ये लेज़ी एक्सपेंसेस भी मेरे ख्याल से वांट्स के अंदर आती हैं। सो इस तरह की चीज़ें जो हैं ये आपके अपने हाथ में है कि आपको फ़ोन कब चेंज करना है, आपको गाड़ी कब चेंज करनी है, गाड़ी को फ़ुज़ूल में अपग्रेड करना है, घर को फ़ुज़ूल में अपग्रेड करना है, जबकि उसकी ज़रूरत नहीं है। वैसे तो मैं इसको कहता हूँ कि 20% से कम हो आपकी वांट्स, लेकिन मेरे ख्याल से तो इससे भी कम आप ज़ीरो पे भी जा सकते हैं, अगर आपके बुरा टाइम चल रहा है। अगर अच्छा टाइम चल रहा है तो इट्स अप टू यू। बट अगर आप अपने आप को कंट्रोल में लेके आना चाहते हैं चीज़ों को, तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि ये अपनी 20% से नीचे रहें आपकी मंथली एक्सपेंसेस का। आइडियली 10% तक लेके जा सकते हैं। अगर कोई मेजर एक्सपेंस आना भी है, लेट्स से आप कोई ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, वो साल में 1 दफ़ा होती है, तो आप उसको जमा करते हैं उन पैसों को, हर महीने उसका बजट बनाते हैं एंड देन यू स्पेंड दैट ऑफ। मल्टीपल चीज़ें हैं जो नीड्स को और वांट्स को डिफरेंशिएट करती हैं, और वांट्स के लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये कि मैं ये सोचता हूँ कि अगर मैं किसी वांट को चाह रहा हूँ, मैं किसी फ़ोन को चाह रहा हूँ, मैं हमेशा से बोलता हूँ, ये बात अब की नहीं है, ये मैं जब से मैंने वीडियोज़ बनाना शुरू किए हैं, मैं ये हमेशा एग्ज़ाम्पल देता हूँ कि जब भी मैं एक अपनी नीड को सॉरी वांट को बाय करता हूँ, जैसे ये आईफ़ोन है जिसको ये मैंने 2 साल पहले बाय किया था। मैंने इसके इक्विवेलेंट एप्पल के शेयर्स भी लिए थे। ये मेरी उस वक़्त की वांट थी। थोड़ा बहुत अब नीड भी बन गई है कि फ़ोन से कंटेंट क्रिएशन भी हो रही होती है, लेकिन फिर भी ये मेरी उस वक़्त की वांट थी। इसी तरह से लेट्स से मुझको एक गाड़ी चाहिए। अब गाड़ी जो है वो हो सकता है मेरा काम टोयोटा कोरोला से चल रहा हो, लेकिन मुझको चाहिए बीएमडब्ल्यू। जब मैं बीएमडब्ल्यू लेने जाऊँगा तो वो जो डिफ़रेंस आएगा, जो मेरी नीड थी कोरोला की और अब मैं जा रहा हूँ बीएमडब्ल्यू के ऊपर, कैन आई इन्वेस्ट दैट डेल्टा, यानी कि कोरोला लेट्स से आ रही है
60,000 दिरहम्स की, 70 लेट्स से 80,000 दिरहम्स की Corolla आ रही है और मुझको BMW मिल रही है 150,000 दिरहम्स की। वो जो डेल्टा बीच में आ रहा है ऑलमोस्ट 70,000 दिरहम्स का, कैन आई इन्वेस्ट दैट अमाउंट इन स्टॉक्स, इन रियल एस्टेट, इन एनी अदर थिंग? क्योंकि वो मेरी वांट है। सो इज़ इट पॉसिबल? अगर नहीं, तो मुझे ऑटोमैटिकली उस वांट को कम करना है, उसकी परसेंटेज को कम लेकर आना है। सो गाड़ी नीड है, बट Corolla प्रोबेबली मेरी नीड है, वांट इज़ नाउ माय BMW। तो उसके अंदर का डेल्टा जो है, क्या मैं इन्वेस्ट कर सकता हूँ या नहीं कर सकता? मैं अपने लिए क्या करता हूँ वो मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ, बट जो आप कर सकते हैं वो अपने हिसाब से करें। नोबडी इज़ फोर्सिंग यू। मैंने सिचुएशन देखी है लोगों की, वांट्स पे खर्च करते-करते फिर एक टाइम आता है कि वो नीड्स के पैसे भी नहीं बचते। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट टू हैव सम काइंड ऑफ बैलेंस इन योर लाइफ। बैलेंस के ऊपर याद आया, एक बहुत अच्छी बुक है, वो दिखाता हूँ। ये बुक है एंड्रयू हलम की, और एंड्रयू हलम मेरे पास पॉडकास्ट पे भी आए थे, मेरे इंग्लिश चैनल के ऊपर। मैंने उसकी वीडियो उर्दू चैनल पे भी डाली थी, बहुत अच्छा एक इंटरव्यू किया था, पॉडकास्ट गई थी, एंड ही डज़ अ रियली गुड जॉब। लिंक्डइन के ऊपर फॉलो कर सकते हैं इनको। ये बुक मुझे मिली थी सर्वा के एक इवेंट में, और बहुत अच्छी बुक है। इसको मैंने रीड किया, मज़ा आया। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, इसको अगर लेना है तो ले सकते हैं जाकर। सर्वा के ऊपर इन्वेस्टमेंट्स के बारे में बात करते हैं। अभी इन्वेस्टिंग की बात आ ही रही है, लेकिन इन्वेस्टिंग के बारे में बात करने से पहले, अगर आपको सर्वा में इन्वेस्ट करना है या कोई भी प्लेटफॉर्म है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं, जिसकी अभी बात करेंगे, तो नीचे रेफरल लिंक्स दिए मैं, उनको यूज़ करेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा फ़ायदा होगा और आपको तो डेफिनेटली फ़ायदा होगा, क्योंकि आपकी इन्वेस्टिंग जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो नीचे सारे लिंक्स दिए मैं, चाहे आपको इन्वेस्टमेंट्स स्टॉक्स में करनी हो, रियल एस्टेट में करनी हो, किसी भी चीज़ में करनी हो, आपको लिंक्स दिए मैं, आप नीचे जाके इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। आप इन्वेस्टिंग के ऊपर आते हैं, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। नंबर 6 पॉइंट के ऊपर इन्वेस्टिंग है। अब इन्वेस्टिंग के अंदर बेसिकली, अगर आपको अपनी सैलरी से इमरजेंसी फंड हो चुका है आपका सॉर्ट आउट, आपके शॉर्ट टर्म एक्सपेंसेस भी सॉर्ट आउट हो चुके हैं, आपकी वांट्स सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, थोड़ा बहुत नीड्स भी सॉर्ट आउट हो चुकी हैं, तो अब आप आएंगे इन्वेस्टिंग के ऊपर। और इन्वेस्टिंग के अंदर इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इसको प्रायोरिटाइज करें। मैंने वैसे तो वांट्स की बात पहले कर दी है, बट मेरे ख्याल से इन्वेस्टिंग की बात पहले होनी चाहिए, और उसमें प्रायोरिटाइजेशन होनी चाहिए आपकी तरफ से, कि आपकी इन्वेस्टमेंट ऐसी हो कि आप ये जो सैलरी का जो पे चेक की साइकिल है, इससे निकल सकें। पहला पॉइंट ये होना चाहिए कि आप ये सोचें कि यार अच्छा, मेरा जो घर का लेट्स से इंटरनेट का बिल है, वो मैं किसी तरह से अपनी सैलरी से उसको डीकपल कर दूं और मेरी इन्वेस्टमेंट के थ्रू वो फंड होना शुरू हो जाए। और यही चीज़ मैंने स्टार्ट की थी सबसे पहले, और ये बहुत आसान तरीका होता है, क्योंकि जो इंटरनेट का बिल होता है वो ज़्यादा महंगा नहीं है। लेट्स से यहाँ पर यूएई में 400 दिरहम्स का ऑलमोस्ट इंटरनेट का बिल आ रहा है। तो आपके पास ऐसी इन्वेस्टमेंट्स होनी चाहिए जो आपके 400 दिरहम्स को फंड करना शुरू कर दें। ये फ़ौरन नहीं होगा, इसमें टाइम लगेगा। लेट्स से 1 महीना लग सकता है, 1 महीना कह रहा हूँ, 1 साल लग सकता है, 1.5 साल लग सकता है, बट एक टाइम आएगा कि आपके पास 400 दिरहम्स मंथली आपके पास आना शुरू हो जाएँगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट टारगेट पे जाएँ। इवेंचुअली एक टारगेट होना चाहिए कि मेरा रेंटल के जो चेक्स हैं, वो मेरे इन्वेस्टमेंट के थ्रू कवर हो। अच्छा, मैं ये नहीं कह रहा कि आप जो इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उनको डायरेक्टली फंड करना शुरू कर दें अपनी जो रेंटल के चेक्स हैं या इंटरनेट के बिल है। आप उसको रीइन्वेस्ट कर रहे होंगे, बट आपके दिमाग में कैश फ्लो जो है, वो बहुत ज़बरदस्त एक पावरफुल एक चीज़ है। आपको पता होगा कि यार इतना कैश फ्लो आ रहा है कि मेरे ये चीज़ें मुझसे आई एम एबल टू फंड देम थ्रू माय पैसिव इनकम। पॉइंट ये होगा कि जब आपकी इन्वेस्टमेंट इस तरह से चलना शुरू हो जाएँगी, तो आपका जो ये जो सैलरी का चक्कर है ना, ये कम से कम रिलायंस इस पे आपकी होगी। ऑटोमैटिकली जब जैसे-जैसे टाइम गुज़रता है, वैसे-वैसे आपकी नीड्स भी बढ़ रही होती हैं, वांट्स भी बढ़ रही होती हैं, एक्सपेंसेस भी बढ़ रहे होते हैं, इन्फ्लेशन भी होती है। तो इसीलिए इट इज़ इम्पोर्टेंट, क्योंकि आपकी सैलरी कभी भी इन्फ्लेशन रेट से थोड़ा बहुत ही शायद आपको फ़ायदा दे, वरना वो उसको कोप अप नहीं करेगी, जो भी इन्फ्लेशन चल रही है, जिस भी मुल्क में आप रह रहे हैं। जो आपको कोप अप करवाएगी इन्फ्लेशन से, वो आपकी इन्वेस्टमेंट्स होंगी। सो इट इज़ इम्पोर्टेंट, कितनी अच्छी भी सैलरी हो आपकी, अगर आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे, तो आपकी बाइंग पावर कम होती जाएगी। फ़र्ज़ करें आपकी 10% रेज़ हो गई 1 साल, अगले साल शायद ना हो, अगले साल हो सकता है 2% हो, 3% हो, 5% हो, लेकिन इन्फ्लेशन अपनी जगह पे चल रही है। और इन्फ्लेशन को जो कह रहे हैं ना, ये लेट्स से वेस्टर्न कंट्रीज़ के अंदर 2-3 4%, ये 2-3-4% नहीं होती है। इसमें हमने यहाँ यूएई में रहते हुए देखा है कि बहुत सारी चीज़ें पिछले 4 साल में डबल हुई हैं। उनकी प्राइस डबल हो गई है। बहुत नॉर्मल कमोडिटीज़ की, और इवन फर्नीचर की और इस तरह की चीज़ों की। डबल का मतलब क्या है? अगर 4 साल में कोई चीज़ डबल हो गई है, तो मिनिमम 25% के ऊपर तो उसने हर साल प्राइस इंक्रीज़ हुई है उसकी। सो इमेजिन करें, आपको कहा जा रहा है कि 3 से 4% की इन्फ्लेशन है, वहाँ पर चीज़ों की प्राइसेज़ जो आपको चाहिए, वो 25% से ग्रो कर रही हैं साल की। तो अगर आप अपनी सैलरी की इंक्रीमेंट के ऊपर वेट करते रहेंगे, एक तो ये कि आप एक एडिक्शन के अंदर रहेंगे हर वक़्त, और दूसरा ये कि आप उसके अंदर कभी भी जो इन्फ्लेशन एडजस्टेड रिटर्न्स हैं, वो आपको नहीं मिलेंगे। आपकी सैलरी हमेशा उसकी सीलिंग रहेगी, अनलेस एंड अनटिल आप जॉब चेंज करते हैं। बट यही करते रहेंगे कि जॉब चेंज करेंगे, अगली सैलरी पे फिर वही एक सीलिंग ले लेंगे, फिर अगली जॉब चेंज करेंगे, अगर आप अच्छी जॉब पे जा भी पा रहे हैं, वरना नॉर्मली लोगों को जॉब भी नहीं मिल रही होती है उस तरह से। तो इन्वेस्टिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगेन,
all the links about stocks, about crowdfunded properties, about many other things. All the links are in the description of this video. अगर आपको प्रॉपर्टी से कोई बात के बारे में कोई बात करनी है तो उसका भी एक व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है, उसको आप जाके देख सकते हैं। और अगर आप व्हाट्सएप पे कनेक्ट होंगे तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, ऑफ प्लान या रेडी प्रॉपर्टी से रिलेटेड, उसमें भी टीम्स मौजूद हैं जो कि आपको हेल्प आउट कर सकती हैं। बट दिस इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि इन्वेस्टिंग आइदर इन एनी एसेट क्लास, कोई भी, यू नेम इट, गोल्ड, क्रिप्टो, आई डोंट इन्वेस्ट इन क्रिप्टो बट लेट्स से क्रिप्टो, स्टॉक्स, रियल एस्टेट, यू हैव टू इन्वेस्ट इन। अच्छा, अब आते हैं 7th पॉइंट के ऊपर, जो कि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। ये सारी चीज़ें जो हमने बात की हैं अब तक, चाहे सेविंग्स हो जाए, चाहे इन्वेस्टमेंट्स हो जाए, ये पैसिवली आप काम कर रहे होते हैं। आपका काम एक्टिवली आपकी जॉब पे होता है। आप जो जॉब कर रहे हैं वो आपका एक्टिव पोर्शन होता है काम का। बट एट द सेम टाइम यू कैन स्टार्ट साइड हसल्स, यू कैन स्टार्ट योर पर्सनल डेवलपमेंट, यू कैन स्टार्ट मल्टीपल थिंग्स जो कि आपको फ़ायदा दे सकती हैं मॉनेटरी टर्म्स और आपकी पर्सनल ग्रोथ के अंदर भी। एक बुक है, ये आई वुड हाईली रिकमेंड, बल्कि 2 बुक्स हैं, आई वुड हाईली रिकमेंड यू गाइस टू रीड देम। ये तो है हाउ टू गेट पेड फॉर व्हाट यू नो। सो दिस इज़ ऑल अबाउट नोइंग योर स्किल्स और उनको मोनेटाइज कैसे करना है। तो ये बुक बहुत अच्छी है, इसको आप जाके देख सकते हैं, इसको बाय कर सकते हैं। अगर आपको लिंक चाहिए तो नीचे डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है। इसके अलावा ये एटॉमिक हैबिट्स की बुक है, जो कि आपकी प्रोडक्टिविटी इंक्रीज़ कर सकती है, क्योंकि जो भी काम हम कर रहे होते हैं उसके अंदर टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मैंने बहुत सारे लोगों से ये कहते हुए सुना है कि हमारे पास टाइम नहीं होता। सो ये टाइम ना होना जो है ना, ये बहुत बड़ा एक्सक्यूज़ है कुछ ना करने के लिए। सो इस तरह की बुक्स पढ़ें, आपको समझ में आएगा कि टाइम आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। मेरे पास इस वक्त रात के 11:30 बज रहे हैं, सुबह मुझे ऑफिस भी जाना है। ये वीडियो एक वीडियो नहीं है, मैंने 3 वीडियो शूट करनी है, 2 एक ऑलरेडी हो चुकी है, एक ये है और एक और इसके बाद वीडियो होगी। सो अगर आप अपने टाइम को मैनेज कर रहे होंगे ना सही से, इट इज़ नॉट अ प्रॉब्लम फॉर यू टू मेक मोर मनी। एज़ यू गिव वैल्यू टू पीपल, यू विल ऑटोमैटिकली गेट पेड फॉर व्हाटएवर यू आर डूइंग। मैं ये फ्री वीडियो भी बना रहा हूँ, बट इसके अंदर भी मेरे पास मोनेटाइजेशन के ऑप्शंस हैं, क्योंकि मैं वैल्यू क्रिएट कर रहा हूँ। अगर आप वैल्यू क्रिएट करेंगे जिस भी डोमेन के अंदर होंगे, तो ऑटोमैटिकली आपके पास भी पैसा आना शुरू होंगे। बट इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू डू पर्सनल डेवलपमेंट। इसके अंदर कुछ खर्च करें। जब सैलरी आती है तो इसका कुछ पोर्शन चाहे बुक्स के ऊपर स्पेंड करना है, चाहे अपने कुछ ऐसे गैजेट्स में स्पेंड करना है। मैंने अपने बच्चों को PS4, नेटफ्लिक्स, इस तरह की कोई चीज़ नहीं दिलाई है। जो एक्सपेंस हमने किया है वो आइदर वो मैकबुक्स के ऊपर हुआ है, आइदर वो मैक मिनीज़ के ऊपर हुआ है, मॉनिटर्स के ऊपर हुआ है, लाइट्स के ऊपर हुआ है, कैमरास के ऊपर हुआ है। वो लोग भी कंटेंट क्रिएशन करते हैं। आई स्पेंड मनी ऑन दोज़ काइंड ऑफ थिंग्स। वो लोग कंप्यूटर पे कभी-कभी गेम भी खेल लेते हैं। बट बाइंग अ मैक मिनी इज़ मच बेटर देन बाइंग अ PS4 फॉर द किड्स। सो आप अपने बच्चों को खुद ही खराब कर रहे होते हैं अगर इस तरह की चीज़ों की तरफ लेके जा रहे होते हैं, क्योंकि आपके पास टाइम नहीं होता और आप उनको उस तरह से टाइम नहीं दे रहे होते। सो इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू, apart from all the investings and savings and everything that I've said till now, it is important to invest in yourself। और चाहे कोई कोर्स करें, चाहे, और कोर्स सिर्फ कोर्स ना करें, उसको उसको प्रैक्टिकली इम्प्लीमेंट भी करें। दैट इज़ अ थिंग विच आई हैव सीन अ लॉट ऑफ टाइम्स कि बहुत सारे लोग सिर्फ कोर्सेज ही कर रहे होते हैं और प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर रहे होते। तो प्रैक्टिकली आप करें। मैं लिंक्डइन के ऊपर होता हूँ, मुझसे इंटरैक्ट कर सकते हैं लिंक्डइन के ऊपर। मेरा एड्रेस वगैरह सारी चीज़ें इसके नीचे दी हुई हैं डिस्क्रिप्शन के अंदर। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो जो कि मैं सबको बोलता हूँ, एंड उस पे काफ़ी ज़्यादा मुझको रिपरकशंस आते हैं। बहुत ज़्यादा उसमें लोग गलत तरीके से उसको लेते हैं, बट टू बी ऑनेस्ट दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप 40s के अंदर हैं, 45 ईयर्स के हैं, 50 ईयर्स के हैं, तो आपके क्रिकेट ना देखने से टीम हारेगी नहीं, उसको कुछ भी नहीं होना। आप अपना खून जलाएँगे। मतलब मैं, आई नो एवरीथिंग इन एंड आउट, यानी कि मुझे पता होता है कि क्रिकेट में क्या हो रहा है, बट आई नेवर डिस्कस दिस। मुझे पता होता है पॉलिटिक्स में क्या हो रहा है, बट आई नेवर डिस्कस दिस ऑन माय व्हाट्सएप ग्रुप्स, या लेट्स से मैं ट्विटर के ऊपर भी किसी से कोई बात नहीं कर रहा होता। हाँ, मुझसे कोई कस्टमर या क्लाइंट या लेट्स से वन ऑन वन कॉल के अंदर कोई मुझसे बात करता है और उस वक़्त मुझसे कोई टॉपिक निकाल के लाता है, तो मुझे उस पे बात करना आती है। मुझे पता होता है कि किस लेवल तक मुझे बात करनी है, बट ओनली टिल दैट पॉइंट। मुझे ये नहीं पता करना कि इस वक़्त पाकिस्तान टीम का कैप्टन कौन है या इंडियन टीम के कैप्टन ने क्या किया है। हाँ, मेरे बच्चों को हो सकता है दे कैन इंस्पायर फ्रॉम दीज़ स्पोर्ट्समैन, तो उनके लिए ठीक है, वो देख रहे हैं क्रिकेट, वो देख रहे हैं फुटबॉल, दे आर फाइन। आई थिंक आई एम फाइन विद दैट कि अपना एक टाइम अगर उन्होंने दिया हुआ है उसको वॉच करने में, खेलने में तो एक अच्छी बात है। खेलने में तो मैं मना ही नहीं करता, वैसे भी खेलना चाहिए। मैं खुद भी, ऑल्दो कि आई डोंट प्ले, बट आई एम ओके विद प्लेइंग। बट वॉचिंग इज़ गुड फॉर ओनली किड्स। आई थिंक बड़ों को नहीं देखना चाहिए। हाँ, आपने कुछ अपनी ज़िंदगी में अचीव कर लिया, आप एंटरटेनमेंट के लिए वो कर रहे हैं तो ठीक है। लेकिन अगर अभी भी 9 to 5 की स्ट्रगल में लगे हुए हैं, आपको सुबह अच्छा नहीं लगता ऑफ़िस जाना,
फिर भी आप जो है ना क्रिकेट मैच ज़रूर देखेंगे रात में बैठकर, चाहे वो टेस्ट मैच हो। अभी मैं बात कर रहा था अपने दोस्तों से, जो कोलीग्स हमारे अरबी, वो कह रहे थे टी20 का मैच तो यार इतना लंबा मैच है। मैंने कहा तुमने टेस्ट मैच नहीं देखा अभी, उसमें भी लोग बैठ के पूरा-पूरा टाइम देख रहे होते हैं, और ना सिर्फ अपनी टीम का, दूसरों की टीम्स का भी मैच देख रहे होते हैं। इसके अलावा पॉलिटिक्स पे बात करना फ़ुज़ूल है। यू कैन नॉट डू एनीथिंग विद एनीवन। आप बात करते रहें, होगा वही जो वो लोग चाहेंगे। सो इसलिए इस पे बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपको कुछ करना है तो फिर प्रैक्टिकली उतरें और फिर वहाँ पर काम करें। अगर प्रैक्टिकली उतर के कुछ नहीं करना, तो बातें करने से कुछ नहीं होगा। व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर अपना टाइम ज़ाया करने से कुछ नहीं होगा। रादर देन डूइंग दैट, मेक योरसेल्फ फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट, एंड फिर प्रोबेबली आप जाएँगे ना फील्ड के अंदर, तो आपकी एक से भी होगी, एक वर्थ भी होगी। क्योंकि देखें, जब तक आपकी फैमिली पीछे खुश नहीं होगी, तो आप कुछ भी करते रहें, कोई फ़ायदा नहीं होगा। इट इज़ दैट इम्पोर्टेंट। सो आई डू अ लॉट ऑफ वीडियोज़ अबाउट पर्सनल फाइनेंस, प्रोडक्टिविटी, रियल एस्टेट, और इस तरह के मैं बहुत सारे जो प्लेटफ़ॉर्म्स होते हैं, उनको भी डिस्कस कर रहा होता हूँ। मैंने अभी रिसेंटली एक पॉडकास्ट की थी अब्दुल रहमान नजम के साथ, पाकिस्तान में होते हैं। पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट के बारे में मल्टीपल कोर्सेज़, और उनकी कम्युनिटी वगैरह बहुत अच्छी हैं। उनकी तरफ से रेफरल कोड भी है। अगर मेरी तरफ से अगर मेरा कोड यूज़ करते हैं, तो उस कोड को जब यूज़ करेंगे तो एक रेफरल लिंक आपको मिलेगा, कुछ डिस्काउंट मिलेगा। यहाँ पर उस पॉडकास्ट का लिंक लगा दिया, बहुत ज़बरदस्त पॉडकास्ट थी, ऑलमोस्ट 2 आवर्स की, उसको जाके आप देख सकते हैं। इसके अलावा एक वीडियो मैंने रिसेंटली बनाई है सर्वा के ऊपर, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है, यूएई बेस्ड है, जहाँ पर आप यूएस के स्टॉक्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पर उस वीडियो का लिंक लगा दिया है। कैसी लगी वीडियो प्लीज़ मुझे बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाय बाय।